सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। आज आपको एक कहानी सुनाऊंगी और उससे क्या सीखते हैं आप ज़रूर सीखिएगा। एक मरतबा एक बादशाह ने अपने वज़ीर को आधी सल्तनत देने को कहा, लेकिन साथ में कुछ शर्तें भी लगा दी कि ये शर्तें पूरी करोगे तो आधी सल्तनत मिलेगी। अब वज़ीर ने लालच में आकर शर्तें जानने की दरख्वास्त की कि जल्दी से मुझे शर्तें बता दी जाएँ। बादशाह ने वो शर्तें हैं वो 3 सवालों की सूरत में सामने रख दी। सवाल नंबर 1, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? सवाल नंबर 2, दुनिया का सबसे बड़ा धोखा क्या है? सवाल नंबर 3, दुनिया की सबसे मीठी चीज़ क्या है? बादशाह ने अपने वज़ीर को हुक्म दिया कि वो इन 3 सवालों के जवाब 1 हफ्ते के अंदर अंदर बताए, वरना उसको सज़ाए मौत सुना दी जाएगी। अब वज़ीर ने सबसे पहले दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई जानने के लिए मुल्क के जितने भी दानिश्वर थे उनको जमा किया और उनसे सवालात के जवाबात मांगे ताकि वो जान सके कि सबसे बड़ी सच्चाई कौन सी है दुनिया की। अब उन सब ने अपनी अपनी नेकियां गिनवाना शुरू कर दी, लेकिन किसी की नेकी बड़ी और किसी की छोटी निकली, लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई का पता नहीं चल सका। अब उसके बाद वज़ीर ने दुनिया का सबसे बड़ा धोखा जानने के लिए कहा, तो तमाम दानिश्वर अपने दिए हुए फ़रेब का तज़किरा करते हुए सोचने लगे कि किसने किसको सबसे बड़ा धोखा दिया। लेकिन वज़ीर इससे भी सेटिस्फाइड ना हुआ, मुतमईन नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, उसे सज़ाए मौत का खौफ खाए चला जा रहा था, तो उसने क्या किया कि भेस बदल कर वहाँ से फ़रार हो गया। अब चलते चलते रात हो गई। अब इसी दौरान उसे एक किसान नज़र आया जो ज़मीन खोद रहा था। किसान ने वज़ीर को पहचान लिया। वज़ीर ने उसे बताया कि वो कितनी मुश्किल में है और अपनी जान बचाने के लिए भागा है। अब किसान ने उसके सवालों के जवाब देने की हामी भरी कि मुझे सवाल बताओ, शायद मैं जवाब दे दूं। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई उसने बताई कि मौत है, मौत। और दुनिया का सबसे बड़ा धोखा किसान ने वज़ीर को बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा धोखा ज़िंदगी है। अब तीसरे सवाल का जवाब कि दुनिया की सबसे मीठी चीज़ क्या है, ये बताने से पहले, जवाब बताने से पहले किसान ने वज़ीर से कहा कि मैं अगर तुम्हारे तीसरे सवाल का भी जवाब बता दूं तो तुम्हारी तो मुश्किल आसान हो जाएगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? सल्तनत तो तुम्हारे हाथ आएगी तीनों सवालों के जवाब बताने के बाद। अब ये सुनकर वज़ीर ने सोचा और उसने उसे 20 घोड़ों की पेशकश कर दी और शाही नौकरी का भी लालच दे दिया। किसान ने ये सुनकर जवाब देने से इनकार कर दिया। अब वज़ीर ने सोचा कि ये तो इतने पे आमादा नहीं हो रहा, शायद ये आधी सल्तनत का ख्वाब देख रहा है। वज़ीर ने सोचा कि यहाँ से भी भाग जाता हूँ, फ़रार हो जाता हूँ। वो भागने लगा तो किसान बोला कि अगर यहाँ से भी भाग जाओगे तो फिर सारी ज़िंदगी तुम भागते ही रहोगे और बादशाह के बंदे तुम्हारा पीछा करते रहेंगे। अब अगर पलटोगे तो जान से मारे जाओगे। ये सुनकर वज़ीर रुक गया, उसके पास ऑप्शन भी कोई नहीं थी और उसने किसान को आधी सल्तनत की पेशकश की, लेकिन किसान ने उसे लेने से भी इनकार कर दिया। अब इतने में एक कुत्ता वहाँ पर आया और प्याले में रखे हुए दूध में से आधा दूध पीकर चला गया। प्याले में दूध था, कुत्ता वहाँ पर आया, उसने आधा दूध पिया और चला गया। अब किसान ने वज़ीर से कहा कि मुझे आधी सल्तनत नहीं चाहिए, बस तुम इस बचे हुए दूध को पी लो जो कुत्ते ने छोड़ा इस प्याले में, मैं तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब दे दूँगा। अब यकीनी तौर पे किसान के इस बात पर वज़ीर की क्या कैफियत होगी, तिलमिला गया वो कि कैसे वो कुत्ते का बचा हुआ दूध पी ले। मगर अपनी मौत के डर से उसने दूध पी लिया, उसके पास ऑप्शन कोई नहीं थी। ज़िंदगी के लिए उसने मौत से बचने के लिए और ज़िंदा रहने के लिए वो दूध पी लिया। अब वज़ीर ने दूध पीकर किसान की तरफ देखा और अपने सवाल का जवाब मांगा, तो किसान ने कहा कि दुनिया की सबसे मीठी चीज़ इंसान की गर्ज़ है, गर्ज़, जिसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, जैसा कि घिनौना तरीन काम भी कर गुजरता है कि कुत्ते का बचा हुआ दूध तुमने पी लिया अपनी गर्ज़ के लिए। नाज़रीन, ऐसी हालत हमें भारत की भी नज़र आती है। लालच और हवस, लालच और हवस में भारत ने आपको याद होगा कि 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर ताकत का जोर इस्तेमाल करते हुए कब्जा कर लिया, लेकिन आज तक भारत उसे अपना हिस्सा ना बना सका। फरेबी भारत अक़वाम मुत्तहिदा में मसला लेकर गया जहाँ उसे मुँह की खाना पड़ी और अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत को तस्लीम किया। हुर्रियत पसंदों ने मकबूजा वादी में जो जिद्दोजहद आज़ादी है उसका बाकायदा आगाज़ किया और भारत को वहाँ
लाखों की तादाद में फ़ौज भेजना पड़ी। अब क्या हाल है कि इतने साल गुजरने के बावजूद 70 साल से ज़्यादा भारत कश्मीरी अवाम के हक़ के खुदरादियत को गस्ब करने की कोशिशों में मसरूफ़ है, लगा हुआ है, लेकिन उसे इन तमाम कोशिशों के बावजूद भी मुँह की खाना पड़ी है, नाकामी का सामने। अब गुज़िश्ता साल आपको याद है कि भारत ने आर्टिकल 370 ख़त्म करके कश्मीर की जो हैसियत है, जुदागाना हैसियत, उसको ख़त्म करने का डिंडोरा तो पीट दिया, लेकिन हकीकत में कश्मीर आज भी जुदागाना हैसियत ही रखता है। ये हकीकत है, मुकर नहीं सकता। 5 अगस्त के इस इक़दाम ने भारत के कश्मीर पर मौक़िफ़ को भी कमज़ोर किया और भारत में जो कश्मीर के हवाले से एक राय आमा तब्दील होती हुई नज़र आ रही है उसे भी। शामिल कुरैशी साहब का क्लिप होगा, टीम ज़रा चलाइएगा। पाकिस्तान भारत आज आप कह लें कि अपने लालच में इतना आगे चला गया या इस हद तक अंधा हो गया है कि वो हर वहशियाना काम करता है और हर तरह का जुल्म कश्मीर पर ढाता चला आ रहा है। मकबूजा वादी में कत्ले आम हो या फिर आप देख लें कि नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन हो, किसी भी कश्मीरी नौजवान की जबरी गुमशुदगी हो या फिर ख़वातीन से ज़्यादती के वाक़यात हों, भारत ने कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी को दबाने के लिए आप कह लें कि हर तरीका इस्तेमाल किया, लेकिन उसे नाकामी का ही मुंह देखना पड़ा। 9 लाख भारतीय फ़ौज, भारतीय सेना जब कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी को कम ना कर सकी तो उसने कश्मीर की तहरीक आज़ादी को बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडे का सहारा लिया, लेकिन कश्मीरियों की आज़ादी की जिदोजहद को दहशतगर्दी का लेबल लगाने की भारतीय कोशिशें भी नाकाम हो गई। अच्छा नाज़रीन, भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी दुनिया को ये समझाने, झूठा सबक पढ़ाने की बाकायदा कोशिश की, साजिश की कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में तशद्दुद की कार्रवाइयों में शामिल है, जबकि हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि भारत पाकिस्तान के इस्तेहकाम के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहा है, जिसका सबूत कुलभूषण यादव की सूरत में दुनिया के सामने आ चुका है। अब यही नहीं कि भारत की अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की जो कोशिश है वो भी आपके सामने, और वो भी बेनकाब हो गई। हर जगह पे भारत बेनकाब हो रहा है, एक्सपोज हो रहा है, भारत की औकात और असलियत लोगों के सामने खुल कर आ रही है। अब अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के जो खुसूसी मंदूब मुनीर अकरम साहब, उन्होंने भारतीय साजिशों के खिलाफ जो सबूत हैं वो डोजियर जो है अक़वाम मुत्तहिदा के हुकाम के हवाले किया। आपको पता है अब उस डोजियर में भारत के जो तमाम आप कह लें कि स्याह करतूत है ना, काले करतूत, वो दर्ज हैं। और ये सिर्फ इल्ज़ाम नहीं है, ये पाकिस्तान है जो सबूत के साथ बात है, झूठे प्रोपेगेंडा नहीं करता पाकिस्तान भारत की तरह, इल्ज़ामात की बुछाड़ नहीं करता। हम जब भी बात करेंगे पूरे यकीन के साथ बात करेंगे और पूरे सबूत के साथ बात करेंगे। भारतीय सफारत खाने के खतूत की सूरत में और आप कह लें कि दहशत गर्दों को जो की जाने वाली फंडिंग है उसके शवाहिद की सूरत में तमाम सबूत पेश कर दिए गए हैं। अब गुज़िश्ता हफ्ते DG ISPR ने, आपको याद होगा, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन शवाहिद को मीडिया के सामने भी पेश किया गया था। क्लिप होगा टीम आपके पास, DG ISPR का ज़रा चलाइएगा। एक तरफ तो भारत पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की मज़मूम साजिशों के ताने बाने बुनता है, और दूसरी जाने अगर आप देखें कि दुनिया की तवज्जो अपने जराइम से हटाने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा भी करता है। पाकिस्तान की जानिब से भारत की दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने के हक़ाइक़ मंजर-ए-आम पर लाने के बाद से भारत हम देख रहे हैं कि कुछ ज़्यादा ही तिल मिला रहा है। मकबूजा वादी में सर्च ऑपरेशन और जो जबरी गुमशुदगी के वाक़यात हैं उनमें तेज़ी भी आ गई है। कश्मीरियों की आवाज़ दबाने के लिए भारत ने मकबूजा वादी में आपने देखा कि मवासलात का निज़ाम मुनक़ता कर रखा है। वादी में इंटरनेट की जो सहूलत है वो 11 दिसंबर तक के लिए बंद कर दी गई है। अब यही वजह है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो इश्तियाल अंगेज़ी के वाक़यात हैं उनमें भी तेज़ी आ गई है। अब भारत की जानिब से LOC पर बसने वाले निहत्ते शहरियों पर फायरिंग और शेलिंग भी मामूल बनती जा रही है। यानी भारत अपना मकरू चेहरा छुपाने के लिए पाकिस्तान पर कीचड़ उछालने से भी बाज नहीं आता। भारत मकबूजा कश्मीर में मुजाहिदीन की कार्रवाइयों का जिम्मेदार पाकिस्तान को करार देने से बाज नहीं आता। मुजाहिदीन और जो हुर्रियत पसंद है उनकी कार्रवाइयों की आड़ में भारत पाकिस्तान पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की राह भी हमवार करने की कोशिशों में मसरूफ़ है। अच्छा, गुज़िश्ता रोज़ भारत ने श्रीनगर में मुजाहिदीन की एक कार्रवाई में 2 फौजियों की हलाकत और कुछ के ज़ख्मी होने का दावा किया था, जिस पे भारतीय मीडिया जो है उसने इस हमले को पाकिस्तान से जोड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। और वही जो गोदी मीडिया, मैं अक्सर कहती हूँ गोदी मीडिया, जो कि BJP ने गोदी लिया हुआ है, मोदी ने गोदी लिया हुआ है, इनका जो गोदी मीडिया है जिसने उड़ी और पुलवामा हमलों के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान जंग करवाने की भी आपको याद होगा कि कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब एक बार फिर ऐसे ही किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए ज़मीन हमवार की जा रही है। पुलवामा वाक़ये के बाद होने वाला जो ऑपरेशन है उससे भी भारत ने मेरे ख्याल से कुछ नहीं सीखा। अब एक बार फिर हम कह सकते हैं कि भारत एक बार फिर वही गलती दोहराने जा रहा है।
जिससे पहले उसे काफ़ी महंगी पड़ी थी, याद होना चाहिए। लेकिन वो क्या कहते हैं कि जंगी जुनून में अंधी मोदी सरकार कुछ भी समझने पर राज़ी दिखाई नहीं देती है। अब दूसरी जानिब भारतीय फ़ौज भी अपनी तमाम तर आप कह लें कि कमज़ोरियाँ जानने के बावजूद मोदी सरकार की वहाँ पर मिस एडवेंचर करने पर मजबूर दिखाई देती है। भारतीय सेना, भारतीय फ़ौज जिसका मोराल इतना गिरा हुआ है कि आए रोज़ मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौजियों की खुदकुशी की खबरें मीडिया की ज़ीनत बनती हैं। ये है इनके औकात। लेकिन मोदी सरकार पाकिस्तान के खिलाफ किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर बाजिद दिखाई देता है। अब जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान ऐसी किसी कार्रवाई पर खामोश तो नहीं रहेगा। पाकिस्तान दुनिया को बारहा भारत के मुमकिना फॉल्स फैशन के अज़ाइम से आगाह कर चुके हैं, बार बार आगाह कर चुके हैं, और इसके नताइज से भी दुनिया को आगाह किया है कि अगर ऐसा होता तो फिर नताइज क्या होंगे। अब पुलवामा वाक़े के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भारत को हर किस्म की तहकीकात की यकीन दहानी भी कराई थी, गैर मशरूत यकीन दहानी कराई थी। तो मकसद क्या था? सिर्फ एक था कि खित्ते में कोई जंग ना छिड़ जाए, अमन हो, क्योंकि हम अमन ही चाहते हैं। कोई भी अकल शौ रखने वाला बंदा अमन ही चाहेगा। खान साहब का क्लिप होगा, टीम ज़रा चलाइएगा। सुना आपने, लेकिन शायद मोदी सरकार ने जो पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश है या अमन पसंदी है, उसे शायद पाकिस्तान की कमज़ोरी समझ लिया। और शायद यही वजह थी कि भारतीय तैयारों ने पाकिस्तान में अपना पेलोड गिराने की जसारत की। फिर पाकिस्तान के शाहीनों ने भी भारत के अंदर घुसकर उन्हें बता दिया कि हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी समझने की भूल हरगिज़ ना करें। लेकिन भारत पता नहीं किन हवाओं में उड़ा था कि बाज ना आया। फिर क्या था? फिर खूब मज़ा चखना पड़ा। वो बॉलीवुड की मूवी थी ना, आपको याद होगा, तारे ज़मीन पर। उसकी कुछ आप कह लें कि तरमीमी सूरत सामने आई और पाकिस्तान ने दुनिया को एक नई फिल्म दिखाई, तैयारे ज़मीन पर, भारतीय तैयारे ज़मीन पर। जब भारतीय तैयारों ने, हम कह सकते हैं कि खाक चाटी, भारत को तारीखी शिकस्त का सामना करना पड़ा, जग हसाई हुई भारत की, खूब जिल्लत उठानी पड़ी भारत को, मोदी सरकार को। भारतीय फ़ज़ाइया अपने जो मिग तैयारे हैं उससे महरूम हो गई और पाकिस्तान के JF-17 थंडर ने फ़ज़ाओं पर, हम कह सकते हैं कि बाकायदा बादशाहत का ऐलान किया। 27 फरवरी के इस मार्के ने भारत के गुरूर को एक बार फिर खाक में मिला दिया और बता दिया दुनिया को कि किस कदर बेवकूफ़ है भारत, बेवकूफ़ है भारतीय सरकार। पाकिस्तान की फ़ौज ने, हम कह सकते हैं कि भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया और साथ ही पाकिस्तान ने उस वक्त भी एक ज़िम्मेदार मुल्क होने का सबूत दिया। प्रैक्टिकली पाकिस्तान ने आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा भी किया, ना सिर्फ ज़िम्मेदारी का सबूत दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान ने आला ज़र्फ़ी का भी मुज़ाहरा किया और एक बार फिर भारत को आगाह किया कि अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। अमन की ख्वाहिश है, कोई कमज़ोरी नहीं है। और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में, आपको याद होगा, कि दुनिया पर खुलकर ये बात वाज़ेह कर दी कि पाकिस्तान अपने और सलामती से गाफिल नहीं है। अगर कोई हमला होगा तो उसका जवाब भी दिया जाएगा, फिर जवाब के लिए तैयार रहें। और इमरान खान साहब ने अपने खिताब में ये बात भी बड़ी क्लियरली बताई, वाज़ेह की कि पाकिस्तान हर किस्म के चैलेंजेस से निमटने की सलाहियत रखता है। खान साहब का क्लिप चलाएगा टीम को। इस शिकस्त पर भारत को, भारतीयों को राफेल तैयारे भी खूब याद आया। आपको याद होगा कि अगर वो होते तो नतीजा शायद उनको लगता था मुख्तलिफ होता, मार ना पड़ती। यानी भारत अब भी अपने असलहे और तैयारों पर इन्हिसार करते हैं। मेरी बात पे ज़रा गौर कीजिएगा नाज़रीन, भारत अब भी अपने असलहों पर या फिर तैयारों पर इन्हिसार करता है। लेकिन अगर हम अपनी बात करें पाकिस्तान, तो जज्बा ईमानी से सरशार पाक अफवाज, जिसने हमेशा कुव्वत ईमानी से अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त की धूल चटाई है। अल्हम्दुलिल्लाह भारत ने तारीख से भी मेरे ख्याल से कुछ सबक हासिल नहीं किया। अगर किया होता तो गलतियों पे गलतियाँ, गलतियों पे गलतियाँ, बेवकूफ़ियों पे बेवकूफ़ियाँ करता ना चला जाता, रुक जाता, कहीं ये सिलसिला रुक जाता। हमेशा भारत ने अददी बर्तरी आप कह लें या फिर बेहतरीन जंगी साजो सामान के बाद भी भारत को पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल शिकस्त का ही मुँह देखना पड़ा। अब यही गलती भारत कश्मीर में भी दोहरा रहा है, कश्मीर में यही गलती दोहरा रहा है। वो सर पर कफन बांधे कश्मीरी हुर्रियत पसंदों को हथियारों से लैस 9 लाख की फ़ौज ताकत के ज़ोर पर दबाना चाहती, लेकिन जज्बा हुर्रियत से सरशार मुजाहिदीन आप देखते हैं कि आए रोज़ भारतीय फ़ौजियों को, इनकी तनसीबात को निशाना बनाते। डरते नहीं है वो शहीद होने से नहीं डरते। कितनी माओं ने अपने बेटे खोए, नहीं डरते कश्मीरी भारतीय फ़ौज से, नहीं डरते। बुरहान वानी जैसे जवान भारतीय फ़ौजियों के लिए बाकायदा एक डरावना ख्वाब बन गए हैं। भारतीय फ़ौज के मुजालिम से शहीद होने वाला हर कश्मीरी आज़ादी की तहरीक के चिराग को अपने लहू का
खराज दे जाता है। और आज़ादी की तहरीक के परवाने उस चिराग के गिर्द उड़ते हैं और जान निछावर करते चले जा रहे हैं। सबको नजर आ रहा है ये कश्मीरियों का जो आज़ादी के लिए आप कह लें कि हौसला है, अज़म है, किसी तौर भी टूटने वाला नहीं है, टूट ही नहीं सकता। टूटना होता तो इतने जुल्म के बाद टूट जाता, क्यों ना टूटा? क्योंकि टूट सकता ही नहीं है। भारतीय फौज की इतनी औकात नहीं कि कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी को दबा सके, खत्म कर सके या फिर तोड़ सके। और आप समझ लें कि जो मैंने अभी आपको किसान की और वो कहानी सुनाई थी वजीर की, आप समझ लें कि उसी किसान की मानद है कि वो जानता है कि दुनिया का सबसे बड़ा धोखा जिंदगी है और सबसे बड़ी हकीकत मौत है। हर कश्मीर इस सच को जान गया, हर कश्मीरी आप देख लें कि इस सच को जानता है अच्छी तरह से, इसलिए वो आज़ादी की जो दोहद है उसमें जामे शहादत पी करी इस धोखे से दूर और हकीकत से आप कह लें कि करीब तर होता चला जा रहा है। वो महकूम रहने से आज़ाद होने को तरजीह देते हैं, वो ज़िंदगी पर शहादत को तरजीह देते हैं, शहादत को। लेकिन आप कह लें कि गाफिल ये जो भारतीय अफवाज है, भारतीय सेना है, भारत की सरकार है, ये सब देखते हुए भी अंधी है, सब जानते हुए भी नहीं समझती है। वो अफ़गानिस्तान में अमरीकी अंजाम से भी आप देखने के सबक नहीं सीख रही। अब दुनिया की वाहिद सुपर पावर किसी कौम को महकूम ना रख सके तो भारत किस खेत की मूली है? क्या औकात है भारत की? भारत को सोचना चाहिए कि कब तक वो कश्मीरियों का खून बहाएगा, कब तक वो उन्हें जीने के हक से महरूम रखेगा। और भारतीय फ़ौज जो मैंने आपको अभी स्टार्ट में कहानी सुनाई थी, उस वज़ीर की मानद समझ लें जो अपनी गर्ज के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। कुत्ते का छोड़ा हुआ दूध भी उसने पी लिया, सिर्फ अपनी गर्ज के लिए ना, कि उसको मौत का खौफ खाए चला जा रहा था। घिनौना तरीन काम करने के लिए भी भारत तैयार हो गया अपनी गर्ज के लिए, उस वज़ीर की तरह। और भारतीय फ़ौज ये समझती है कि कश्मीरियों पे जो इतने मजालिम वो कर रहे हैं उससे शायद वो उनका जो जज्बा हुर्रियत है वो छीन लेंगे, कश्मीर को भारत का हिस्सा बना लेंगे। इनको ऐसा लगता है भारतीय फ़ौज वाकई किसी फरेब में मुब्तला है कि वो कश्मीरियों को शहीद करके उनका हौसला कम कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। कश्मीरी ख़वातीन की इस्मत दरी करके वो खौफ या दहशत से कश्मीरियों को अपना शायद ग़ुलाम बना लेंगे। ये भूल है इनकी। भारतीय फ़ौज ये सोचती है कि पैलेट गन के ज़रिए वो कश्मीरियों की आंखों का नूर छीन लेंगे, लेकिन क्या ख्वाब छीन सकेंगे? उनके ख्वाब नहीं छीन सकते। बसारत से महरूम आँखों में भी आज़ादी के ख्वाब भी बसते हैं, याद रखिएगा इस जुमले को। और पैलेट गन का शिकार आँखें भी तारीकी में आज़ादी का तुलू होता हुआ सूरज देखने के सपने देखती हैं, ख्वाब देखती हैं। और वो दिन दूर नहीं है जब कश्मीरी भारतीय तसल्लुत से आज़ादी हासिल करेंगे, इंशाअल्लाह। मेरे साथ ये तमाम नाजरीन, इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा जब कश्मीर पर आज़ादी का सूरज तलू होगा। हम सब देखेंगे वो रोशन सुबह, हम देखेंगे, क्योंकि हमारा यकीन है, हमारा ईमान है कि हर तारीक रात के बाद सवेरा तो होगा, और जितनी ज़्यादा तारीक रात है उतना ही उजला सवेरा हमें देखने को मिलेगा इंशाअल्लाह। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। कोरोना की दूसरी लहर ने इंसानी ज़िंदगियों को हमने देखा है कि बाकायदा यरगमाल बना ली, और वहीं पे हमने देखा कि तालीमी निज़ाम को भी शदीद कोरोना की इस दूसरी लहर ने मुतासर किया है। तालीमी नुकसान कम से कम हो, इसलिए बेशतर तालीमी इदारों ने ताकि नुकसान कम हो, उन्होंने क्या किया जी, ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ कर दिया। लेकिन बहुत से लोगों का ये कहना है कि ये तरीका भी तालीमी नुकसान को बहुत ज़्यादा कम नहीं कर सकता, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ने की जो सहूलत है वो हर तालिब इल्म के पास मौजूद नहीं है। अब हुकूमत ने इस वबा के पेश नज़र एक बार फिर तालीमी इदारे आपको पता है कि बंद कर दिए हैं। अब इस बंदिश से स्टूडेंट्स की तालीम पर यकीनी तौर पे गहरा असर पड़ सकता है। हुकूमत कितनी देर तक तालीमी इदारों को बंद रख सकती है, वो सवाल, इसका जवाब तमाम लोग तलाश कर रहे हैं, और इसका फ़ैसला यकीनी तौर पर वबा की सूरत हाल को देख कर ही किया जाएगा। अब इसके अलावा कोरोना की जो बढ़ती वबा है इसको कैसे काबू किया जा सकता है, इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ साइंसदान और एजुकेशनिस्ट, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, डॉक्टर अताउर रहमान साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, कोरोना के बायस हम देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ जो तलबा हैं खुसूसी तौर पे ऐसे शोबाजात हैं जैसे कि मेडिकल हो गया, इंजीनियरिंग या फिर दीगर साइंसेज, जब ये लोग आखिरी साल में होते हैं, आपको पता है कि प्रैक्टिकल्स किए जाते हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं। अब आपको भी पता है कि बहुत सी फील्ड्स ऐसी हैं, खासतौर पे साइंस की जो फील्ड्स होती हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं कि जहाँ पे थीरी से ज़्यादा
मेरी नज़र में प्रैक्टिकल अहमियत का हामिल होता है। अगर प्रैक्टिकल ना किए जाएँ, लैब्स में ना जाया जाए, तो कैसे डिग्रियाँ दी जाएंगी, मुस्तकबिल क्या होगा स्टूडेंट्स का? शुक्रिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि ये मजबूरी की हालत है और इसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एक ये वबा फैली हुई है और ये सिर्फ पाकिस्तान इससे मुतासर नहीं हो रहा, बल्कि पूरी दुनिया में यही मसला है जो आपने अभी बताया। कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड और MIT सब यूनिवर्सिटीज ने अपने एग्जाम्स जो हैं पोस्टपोन कर दिए हैं। लोग जो हैं वो घर पे बैठे हुए हैं, स्टूडेंट्स घर पे बैठे हुए हैं, थियोरेटिकल क्लासेस ले रहे हैं। लेकिन जब तक कि, जैसे आपने सही फरमाया कि जब तक कि आप प्रैक्टिकल नहीं होंगे बहुत से सब्जेक्ट्स में, जब तक आगे नहीं बढ़ सकते, तो इस वजह से एक साल बहुत से लोगों का जाया हो रहा है और होगा, क्योंकि आप ये तो नहीं कर सकते कि आप लोगों की जान खतरे में डाल दें। तो ये मजबूरी की हालत है और इसको हमें जब तक कि वैक्सीन नहीं आ जाती, जब तक सिचुएशन को इसी तरह निपटना पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, बड़ा आपने अहम सवाल उठाया, वैक्सीन आने में बहुत टाइम भी लग सकता है, तो जब तक वो टाइम नहीं आता कि वैक्सीन आ जाए, यानी हम कह सकते तब तक हम इल्म का दामन छोड़ कर बैठ जाएंगे, मजबूरी है, इसके अलावा ऑप्शन भी कोई नहीं है। फिर अगर साल ज़ाया होता है तो उसके लिए फिर आगे क्या ऑप्शंस होंगी, तो तजवीज़ दी जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल आगे फिर इस तरह किया जा सकता है कि साल छोटा करके उसमें बच्चों का जो नुकसान है वो पूरा कर दिया जाए और उनका साल भी आगे मतलब ना ज़ाया हो। जी, ऐसी बात नहीं है। दरअसल ऑप्शन हमारे पास है और बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिसमें वैक्सीन की जरूरत नहीं है, बल्कि आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल की जरूरत है कि कुछ चीजें आपको करनी है। बेसिकली 3 चीजें आपको करनी है। नंबर 1, मास्क पहने, वो आप आसानी से पहन सकते हैं आज भी। आप अपने हाथ धोएं, वो भी आसानी से धो सकते हैं बराबर दिन में कई दफा। और तीसरे, एक डिस्टेंस रखें, कम से कम 6 फुट का, जब लोगों से मिले। तो कोई वैक्सीन की जरूरत नहीं है, आपके पास इसका जो हल है वो आज मौजूद है, बशर्ते कि आपके अंदर डिसिप्लिन हो और ये तहैया कर लें कि पूरी कौम इस तरफ जाएगी, तो ये खुद ब खुद ये ड्रॉप हो जाएगा और बगैर वैक्सीन के खत्म हो सकता है ये पूरा अगर सिलसिला है। लेकिन इसके लिए आपको ये जलसे, जुलूस, पार्टीज और इन सब चीजों को खत्म करना होगा और सेल्फ डिसिप्लिन करना होगा, तो कर सकते हैं। और ये किया गया है दुनिया में, पहला मुल्क नहीं है जहाँ पे ये हुआ है। आप देखें यूरोप के अंदर स्वीडन में बड़े अच्छी तरीके से कंट्रोल किया, न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल किया, तो कई जगह पे ये कंट्रोल हुआ है, तो हम भी कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या हुकूमत अपनी गवर्नेंस को मजीद मजबूत करके SOPs के नफाज को बहुत ज़्यादा यकीनी बनाकर हम कह सकते हैं कि तालीमी सरगर्मियाँ जारी रख सकती है, यूनिवर्सिटी ज़्यादा देर बंद नहीं रहेंगी? जी बिल्कुल। ये जो इस वक्त सिचुएशन है उसके अंदर आपको जो डिस्टेंस एजुकेशन के तहत तो कॉल्स आप कर ही रहे हैं, प्रोग्राम्स कर रहे हैं। और पाकिस्तान में हमने एक बड़ा प्रोजेक्ट 6 अरब रुपए का प्रोजेक्ट दिया है वर्चुअल यूनिवर्सिटी को लाहौर में, ताकि पूरे मुल्क में सारी यूनिवर्सिटीज में डिस्टेंस लर्निंग फैलाएं। स्कूलों और कॉलेजेस के अंदर भी डिस्टेंस लर्निंग हो सकती है। और एक हमने वेबसाइट बनाई है जिसके तहत फ्री में आपको लाखों कोर्सेज अवेलेबल हैं, जो स्कूल लेवल के भी हैं, कॉलेज लेवल के भी हैं, यूनिवर्सिटी लेवल के भी हैं। बल्कि मैं समझता हूँ ये बड़ा अच्छा मौका है, क्योंकि तालीमी मयार के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो होता है उस्ताद की जो एबिलिटी है, कितना क्वालिफाइड है। अब आप घर बैठे MIT, स्टैनफोर्ड, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड के असातिज़ा से तालीम हासिल कर सकते हैं। तो ये जो है स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए ये बड़ा अच्छा मौका है पाकिस्तान के लिए। यानी इसका अगर हम देखें, हम इसका एक प्लस पॉइंट भी देख सकते हैं, जैसे कि आप बता रहे हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान, क्योंकि आप आज फ्री में बैठकर और दुनिया के बेहतरीन असातिज़ा से तालीम ले सकते हैं। ऑल दीज वेबसाइट्स, एक वेबसाइट का एड्रेस है LEJ और फिर नंबर 4 learning learning.com.pk LEJ4 learning.com.pk। इस पे आप जाएं, ये हमने क्रिएट की है। इसमें स्कूल लेवल के खान एकेडमी के कोर्सेज भी हैं जो हजारों उर्दू में डब्ड हैं, कॉलेज लेवल के कोर्सेज हैं, यूनिवर्सिटी लेवल के कोर्सेज और फ्री में हैं। कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई पेमेंट नहीं है। ये अपॉर्चुनिटीज है हमारे लिए, जिसका हमें पूरी तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत से लोग ऐसे, आपको पता है हमारे यहाँ कुछ भी हो तो तनकीद करने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। कुछ ऐसी तनकीद कर रहे होते हैं कि उनकी तनकीद की भी समझ नहीं आ रही थी कि क्या ये इशू को समझ भी रहे हैं कि नहीं। अब बहुत से लोग ये भी तनकीद कर रहे हैं कि जी तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं, मार्केट्स खुली हुई हैं, होटल्स खुले हुए हैं, रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, शॉपिंग मॉल्स खुले हुए हैं, तो क्या फिर सिर्फ कोरोना जो है वो तालीमी इदारों से फैलता है?
ये बात सही है। और आपको ये सब अगर ये हमने कंट्रोल नहीं किया, बतदरीज बंद कर रहे हैं मुख्तलिफ चीजें, जैसे कि सिचुएशन है इस वक्त कोई 5000 जगहें मुल्क के अंदर लॉकडाउन की सिचुएशन में है, स्मार्ट लॉकडाउन, और रोजाना की बुनियाद के ऊपर इसकी मॉनिटरिंग होती है कि कहाँ से खोला जाए, कहाँ बंद किया जाए, और जहाँ भी वायरस आते हैं ज्यादा उसको बंद किया जा रहा है। तो बतदरीज बंद किया जा रहा है। सारा आप मुल्क बंद कर देंगी तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि उससे माशी मसाइल बहुत जबरदस्त पैदा हो जाएंगे। तो इस वजह से जैसी सिचुएशन उसके हिसाब से कर रहे हैं। और तालीमी इदारे जो है वो भी इन्होंने अब बंद किए हैं, क्योंकि ये बहुत तेजी से फैलने लगा था। आप देखें कितनी तेजी से ग्राफ बढ़ रहा है। और तो ये जो है अगर ये स्टेबलाइज हो जाता है, वापस नीचे आना शुरू होता है, तो तालीमी इदारे भी फिर ये खोल देंगे और मार्केट्स वगैरह के ऊपर भी ये पाबंदी आ सकती है कि ये भी बंद हो सकती है। ठीक है। और उसमें एक और चीज़ ये भी होती है डॉक्टर साहब कि किसी की मर्जी है कि अगर वो रेस्टोरेंट जाना चाहता है, मार्केट में जाना चाहता है, नहीं जाना चाहता है, और बहुत से लोगों का रोज़गार मुतासिर होगा अगर मार्केट्स बंद कर दी जाएंगी, रेस्टोरेंट्स बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन तालीमी निज़ाम की अगर बात की जाए, तालीमी इदारों की बात की जाए, वहाँ पर स्टूडेंट्स को जाना है, वरना अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी। तो वहाँ पर मेरे ख्याल से बंद करना एक अच्छा डिसीजन है और वक्त की अहम ज़रूरत है। अच्छा, आगे चलते हैं डॉक्टर साहब। अभी तो कोरोना की दूसरी लहर है, ये पहले से ज़्यादा खतरनाक है, सारी दुनिया यही बात कर रही है। अब हमारे यहाँ अफसोस इस बात का है कि पहले तो लोग मानते ही नहीं कि कोरोना एग्जिस्ट भी करता है। बहुत से लोग आज भी आपको भी कहते होंगे कि आपको कोरोना नज़र आता है। बहुत से लोग इस तरह की बातें करते हैं कि कोरोना एक साजिश है, अभी जो वैक्सीन है ये लगेगी तो पता नहीं वो कितनी बड़ी साजिश होगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हमारे अंदर डिफेक्ट्स आ जाएंगे। बहुत से लोग बड़ी बड़ी बातें करते, कहानियाँ कहाँ से लाते हैं मुझे आज तक समझ नहीं आई। प्लीज़ ज़रा आज ऐसे लोगों की रहनुमाई कीजिएगा इस प्लेटफॉर्म से, उन्हें आगाह कीजिएगा कि जो दूसरी लहर है किस हद तक खतरनाक है। जी, सबसे पहले तो कोरोना बिल्कुल है। मैंने हमारी लेबोरेटरी कराची यूनिवर्सिटी में जो जमीलुर रहमान सेंटर फॉर जीनोमिक्स रिसर्च है, इस वायरस का पूरा जेनेटिक स्ट्रक्चर हमने देखा है। इसमें कई म्यूटेशंस आ रही हैं, बहुत सी म्यूटेशंस बड़ी खतरनाक हो गई हैं इसके अंदर जो हमने देखी हैं उस वायरस के मुकाबले में जो चाइना में पाया गया था। इसके अंदर एक आपने तस्वीर देखी होगी कि फुटबॉल की तरह होता है, उसमें छोटी छोटी नोकें लगी होती है। वो जो नोकें लगी होती है वो स्पाइक प्रोटीन्स कहलाती हैं, और वो जो है वो जिस्म के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, एज रिसेप्टर्स, उससे जाके जुड़ती हैं और फिर ये अंदर दाखिल होता है ये वायरस। तो ये तो उन जीन्स में भी म्यूटेशन आ गई हैं जो स्पाइक प्रोटीन बनाती हैं, उसकी वजह से अमवात भी बहुत जल्द वाक़ हो रही हैं। तो ये बड़ी खतरनाक सूरत अख्तियार करता जा रहा है और ये जो है बहुत तेजी से फैल भी रहा है। तो ये मौजूद है। और सेकेंड वेव जो है, एक्चुअली पहली वेव और सेकेंड वेव कंटिन्यूटी है, कम हो गया था क्योंकि हमने कंट्रोल कर लिया था, फिर दोबारा बढ़ रहा है। और अब क्योंकि म्यूटेट हो गया है तो इसकी एग्रेसिवनेस भी क्योंकि म्यूटेशन की वजह से लगता है कि काफी बढ़ गई है। और वैक्सीन वगैरह अभी आपको 6 महीने भी अभी नहीं मिलती पाकिस्तान में आसानी से, क्योंकि इसमें अभी तक कोई रेगुलेटरी बॉडीज जो है चाइना में, अमेरिका में, उन्होंने अभी तक अप्रूवल भी नहीं दिया है। उसके बाद मास प्रोडक्शन होगी। तो आपके पास कोई इसके अलावा कोई चारा नहीं है बशर्ते इसके कि आप सिवाय इसके कि आप SOPs को फॉलो करें सख्ती से। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह अब ये सेकंड वेव आई है, अब जिस तरह ये म्यूटेट कर रहा है और किए चले जा रहा है, तो हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर इसकी वैक्सीन आ जाती है तो वैक्सीन आपको पता है कि सेकंड वेव के लिए बन सकती है, लेकिन इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि मजीद म्यूटेशन करेगा तो आगे जाके फिर ये मजीद खतरनाक होता चला जाएगा? जी बिल्कुल। नंबर एक तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो वैक्सीन आएगी वो इस सेकंड वेव में जो म्यूटेटेड फॉर्म है उसके खिलाफ इफेक्टिव होगी या नहीं, या वो फर्स्ट की भी होगी? बिल्कुल जी हाँ, ज्यादा चांसेस ये हैं कि वो होगी क्योंकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है आमतौर पे वैक्सीन। ठीक है। दूसरा जो है कि कितने अरसे तक इफेक्टिव रहेगी। आपने आज वैक्सीन लगवा ली तो आप 2 महीने तक प्रोटेक्टेड हैं या 6 महीने तक प्रोटेक्टेड हैं या 12 महीने तक प्रोटेक्टेड हैं, इसके बारे में कोई पता नहीं है क्योंकि दुनिया में कोई काम ही नहीं हुआ, पहली दफा ये वायरस आया है। तो ये जो है उसकी लॉन्ग टर्म आपके जिस्म में एंटीबॉडीज कब तक रहती हैं इसके बारे में कोई पता नहीं है। और फिर जैसे आपने कहा इसकी थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव आती रहेगी, होता रहेगा, म्यूटेट होता रहेगा और बहुत ज्यादा खतरनाक सूरत भी इख्तियार कर सकता है ये, इससे भी जो ज्यादा जो खतरनाक जो इस वक्त मौजूद है। तो इसके लिए बहुत ही हमें एहतियात बरतनी है मुल्क में और इसको कोशिश करना है कि सब मिलकर, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट, सबको अपने सारे सियासत पीछे कर देनी चाहिए और मिलकर इसके खिलाफ जंग लड़नी चाहिए, मिलकर ही जंग लड़नी चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त। और मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापसी पे सदीक जान मेरे साथ होंगे अपनी बड़ी खबर के साथ।
वेलकम बैक नाजरीन। हमेशा की तरह सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद है नुमाइंदा खुसूसी सदीक जान अपनी बड़ी खबर के साथ। सदीक, बड़ी खबर पीडीएम से रिलेटेड है जी। मंतकी इंजाम की तरफ है पीडीएम, 11 में से एक जमात अलग होगी। यानी हम कह सकते हैं कि जो बात हम शुरू से करे थे आप और मैं कि ये इत्तेहाद ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है और ये इत्तेहाद की जो हंडिया पकने से पहले जल जाएगी, यानी हो गया। जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि पहले ही पता था कि ये ज़बरदस्ती की शादी थी और ये नहीं चल सकती और इनके दरमियान पहले दिन से इख्तलाफात थे। यानी पहले दिन से इख्तलाफात थे कि जो एजेंडा था वो एजेंडा क्या होगा, इस बात पर इख्तलाफ थे कि जी इस्तीफ़े देने या नहीं देने। इस बात पे यहाँ तक इख्तलाफ था कि इसका सदर कौन होगा। फजलुर रहमान साहब ने कहा, देखें वो फजलुर रहमान साहब के बारे में मिसाल दी थी ना एतजाज़ हसन साहब ने बड़ी अच्छी, जब ये सदारती उम्मीदवार बन गए थे तो एतजाज़ हसन साहब ने कहा था कि हमने इनको कहा, पीपल्स पार्टी ने इनको कहा कि हम तो एतजाज़ हसन को सदारती उम्मीदवार डिक्लेयर कर चुके हैं, तो आप जाके मियाँ साहब से बात करें कि नून लीग अपना उम्मीदवार ना लाए और हमारे उम्मीदवार को सपोर्ट करे। तो फजलुर रहमान साहब वहाँ पर गए और उनको जाके कहा कि देखें उनको भी मेरे पे एतमाद है कि आपके पास मुझे नुमाइंदा बना के भेजा है कि आपको मेरे पे बहुत एतमाद उन्हें पता है और आपको भी मेरे पे एतमाद है, तो क्यों नहीं आप दोनों घर मिलकर मुझे सदारती उम्मीदवार बना लेते। तो उन्होंने कहा था कि इनकी मिसाल ऐसी है कि आप किसी को भेजें किसी के लिए रिश्ता लेने के लिए और वो वहाँ जाकर कह के यार मेरे साथ शादी की बात अब शुरू, ठीक है, वो अपनी कर दी। तो इन्होंने वही किया था जी। फिर उसके बाद इनका तंजीमी स्ट्रक्चर मुकम्मल नहीं हो पा रहा, अभी तक मुकम्मल नहीं हो रहा। फिर इनका इस बात पे भी लड़ाई होती है, नवाज शरीफ के बयानिए से कोई एग्री करता था कोई नहीं करता था। अभी इनकी इस बात पे लड़ाई होती है कि स्टेज सेक्रेटरी कौन होगा, बिल्कुल स्टेज पे बैठेगा कौन कौन, अगली कुर्सियों पे कौन बैठेगा, दाईं पे कौन बैठेगा, बाईं पे कौन बैठेगा, जहाँ से कैमरा ठीक आ रहा है वहाँ पे कौन बैठेगा। अच्छा जब कोई तकरीर कर रहा होगा कैमरे के पीछे लोग नजर आ रहे होते हैं, पीछे कौन कौन खड़ा होगा, इन छोटी छोटी चीजों की मुझे हैरानी हो रही है कि मतलब इतना आप काम कर चुके हैं, आप अपने को सियासत के मंजे पे खिलाड़ी कहते हैं और आप लोग चले हैं एक सिटिंग गवर्नमेंट इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिराने, और इतनी छोटी छोटी बातों पे इख्तिलाफात के कैमरे में ज़्यादा नज़र कौन आएगा, किसको ज़्यादा देखा जाएगा। बल्कि आपको याद नहीं है कि जिस दिन पीडीएम बन रही थी 20 सितंबर को जब एपीसी थी, उस दिन फजलुर रहमान साहब लड़ पड़े थे कि मेरी गुफ्तगू लाइव क्यों नहीं गई, बिलावल की अगर गई तो मेरी क्यों नहीं गई। फिर वो आपने खुद ही जैसे कह दिया नवाज शरीफ के बयानी के ऊपर लड़ाई कि इस बहुत से लोग इस बयानी को सपोर्ट नहीं करते थे, इनकी अपनी पार्टी में लोग नहीं करते। खुद मरियम कह चुकी हैं कि मेरे वालिद का बयानिया मेरे और मेरे वालिद के अलावा बहुत कम लोग हैं जो उठा सकते हैं उसका वज़न। इन्होंने वो खुमैजा भुगता बलूचिस्तान के अंदर, कादिर बलोच साहब और ये जो सनाउल्लाह ज़ारी ये लोग छोड़ के गए। फिर अभी आप देखें केपीके में इख्तिलाफात शुरू हो गए, यहाँ पे पंजाब के अंदर इनके एमपीएस इनके से नाराज़ हैं, इनके एमएलए इनसे नाराज़ हैं। अभी आप देखें कि पीटीएम अलग हो गई और जो पीटीएम अलग हुई उसकी वजह यह बनी कि फजलुर रहमान साहब को गुस्सा आया मोहसिन दावड़ पर, तो उन्होंने मोहसिन दावड़ को सुनाई और उनको कहा कि आप निकल जाएं। जहाँ पे ये सूरत हाल हो कि जो हुकूमत को निकालने के लिए आए के लिए महाज बना था उसमें से लोग निकलते जा रहे हैं, जिन्होंने इमरान खान को उठा के बाहर करना था वो अपने लोगों को कह रहे हैं शटअप कॉल देकर और तुम निकल जाओ। सदीक, मुझे तो वो लकड़हारे वाली ना कहानी याद आ गई, हम सबने बचपन में सुनी हुई है, पढ़ी भी हुई है कि लकड़हारे को जब लकड़ियाँ दी गई तो वो अलग अलग करके दी गई तो सब टूट गई, लेकिन जब जोड़ के दी गई तो कोई तोड़ नहीं सका था, तो ये तो आपस में टूटे हुए बिखरे हुए हैं, ये क्या करेंगे। ये पहले दिन से एक नहीं थे, बिल्कुल वो तो सबको पता है, बिल्कुल अपने मुफाद के लिए एक थे। मजे की बात ये कि मुफाद के लिए भी ज्यादा देर एक नहीं रह सके। देखें बात यही होती है जब आप नजरिए के लिए नहीं लड़ रहे होते ना, अगर यकीन करें कि नजरिए के लिए लड़ रहे होते, अगर ये आवाम के लिए लड़ रहे होते, नियत से खुलूस नियत से लड़ रहे होते, खुलूस नियत से कर रहे होते, यकीन करें आज मैं और आप बैठकर यहाँ पर पीडीएम की सपोर्ट कर रहे होते, बिल्कुल कि ये आवाम के लिए निकले हैं। अच्छा मुझे तो आपको पता है कि वो हमारा मतलब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हर बात में हम अपने मजहब को जरूर मेंशन कर देते हैं। मुझे याद ही आ गया कि अमाल का दारोमदार नियतों पर है, बेशक इंसान वही कुछ पाता है जो उसने नियत की हो, हमारा मजहब ये बात कहता है। तो जब नियत ही आपकी अच्छी नहीं होगी तो आपका कैसा फिर एजेंडा, फिर आप क्या पाएंगे। देखें बात ये है अगर ये अवामी मफाद के लिए निकले होते ना, बाकी ये महंगाई के लिए निकले होते, नियत, बिल्कुल बाकी बेरोजगारी के लिए निकले होते, बाकी इस हुकूमत की गलत पॉलिसी के खिलाफ निकले होते, तो अवाम भी इनके साथ निकलते। अवाम भी इतने सादा नहीं है, अवाम को भी पता है, अवाम को भी पता है कि ये अपने जाती मफाद के लिए निकले हुए, अवाम को भी पता है अपने करप्शन केसेस के लिए निकले हुए। उसकी एक वाज़ेह मिसाल है, जब FATF के ऊपर कानून साजी थी, हुकूमत ने इनको कहा कि आप हमारा साथ दें। अच्छा अगर ये अवाम के लिए निकले हैं, ये क्या कहते हैं हुकूमत को, कहते हैं पेट्रोल 20 रुपए कम कर दो, चीनी इतने कीमत पे ले आओ, आटा और गंदम इस कीमत पर ले आओ, ये कर दो, ये 5 कम कर दो ना, हम तुम्हारे साथ हैं। इन्होंने क्या कहा, नैब की 16 तरमीम कर दो, नैब की 32 तरमीम कर दो, और वो सारी केस अपने जाती मफाद के लिए, अपने केसेस के लिए। अच्छा जब अभी आप देखें कोविड के ऊपर जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास था, असद कैसर साहब वो कहते हैं कि जी हम एक शर्त पे आएंगे कि आप शहबाज शरीफ साहब को जो है ना वो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करके और खुर्शीद शाह साहब को यहाँ पर लाएं। और भाई शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ आके कोई कोरोना की वैक्सीन का फार्मूला देने, क्या आपने उनको लाने, मतलब आपकी अना इतनी बड़ी है कि आपको अवामी जिंदगी की फिक्र नहीं और आपको अपनी अना की है। तो ये जो मामलात हैं इसमें पहले दिन से पता था। अब
ये आप देखें मुल्तान वाला जो जलसा है उसके ऊपर काफ़ी इनके इख्लाफात और चीज़ें चल रही हैं। बिल्कुल, तो उस पर भी देखें, पहले बिलावल ने ये किया कि वहाँ चले गए, जीबी चले गए, हाँ। और वहाँ से वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया, उस पर भी मौलाना सब नाराज़ थे। अब बिलावल, अब तो एक ऐसी मजबूरी है कि उन्होंने घर से खिताब करना है। मरियम जाएंगी क्योंकि वो कहती हैं कि ठीक है दादी फौत हो गई है, उसने जाना था इस दुनिया से, सियासत तो नहीं रोकी जा सकती ना, मरते रहते हैं, बड़े घरों के लोग जाते रहते हैं, लेकिन सियासत नहीं रोकी जा सकती। वो जाएंगी। एक वो सजा याफ्ता मुजरिम जो वहाँ बैठा लंदन में, वो कहता है माँ को कंधा आके नहीं दूंगा, माँ को कब्र में नहीं उतारूंगा। हालांकि हमारे मशरकी रवायात में और मजहबी तौर पर भी अल्लाह ताला सबकी माओं को सलामत रखे, लेकिन जब भी किसी की माँ या कोई अजीज़ जाता है तो सबसे जो करीबी रिश्तेदार होता है वो कब्र में उतारता है। बिल्कुल ऐसा ही। और बेटे तो खास तौर पे, मतलब अल्लाह ताला सबकी माँ जो हयात। और आप यकीन जाने में कहते हो कितनी बदनसीबी है किसी बेटे की, कितनी कम नसीबी अगर वो महसूस करे। लेकिन महसूस वो नहीं करेंगे ना। बिल्कुल ना, वो महसूस नहीं, अपनी मर्जी से बैठे हैं, किसने रोके? अदालतें तो बुला बुला के थक गई, आए ना। अब मसला ये है कि इनको चाहिए था, ये कहते हैं कि मैं आ रहा हूँ पाकिस्तान सिर्फ अपनी माँ की खातिर, कोई भी कंसिक्वेंसेज हो, कोई भी मुझे उसका नतीजा भुगतना पड़े, कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, मैं अपने बेटों का लूटा हुआ माल, मैं करप्शन की रकम, मनी लॉन्ड्रिंग की रकम, हराम का पैसा। अच्छा सदीक, मेरी बात सुने। अब हैरानी की बात है कि आप अपनी माँ के जनाजे को कंधा देने के लिए नहीं आ रहे, आप उनको कब्र में उतारने के लिए नहीं आ रहे, यानी बेटे के होते हुए वो वहाँ बैठा हुआ है सिर्फ इसलिए कि यहाँ उनको पता है कि उनका फिर क्या फ्यूचर है, क्या होगा, फिर कहाँ भेजा जाएगा उन्हें। तो इस तरह के हालात में उनकी हरकत देखने के बाद अवाम उन पर कैसे अब ट्रस्ट कर सकती है? अवाम तो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकती। यानी जो अपनी माँ का ना बन सका, अवाम उसके लिए क्या है? देखें, अवाम को बिल्कुल पता है, सगी माँ उनका भी नहीं, माँ धरती उनके भी नहीं। हाँ, और बाकी जो अपनी सगी माँ का, ये एक सवाल है ना, देखिए ना, बिल्कुल उनका नहीं हो सकता, वो माँ धरती का कहाँ पे हो सकता है? बिल्कुल, तो ये लोगों को पता ही है, जो लोग जाते भी हैं। कभी आप अगर ग्राउंड पे जाके देखें कि जो लोग जाते हैं वो क्यों जाते हैं, देखें पाकिस्तान की सियासत में हकीकत है, और वो ये है कि हर शहर में, हर हल्के में एक 4-5 खानदान होते हैं, उनके साथ लोग होते हैं। वो PTI के साथ चले जाएं, पीपल्स पार्टी के साथ चले जाएं, वो जिसके साथ मर्जी चले जाएं, लोग बेसिकली उस सियासी वडेरे, उस शख्सियत, उस खानदान के साथ होते हैं। तो जहाँ पे जाते हैं वहाँ जो इनके उम्मीदवार होते हैं या इलेक्टेड MNAs हैं, उनके पास इतने लोग तो होते हैं ना कि जलसे में आ जाएं। अवामी लेवल पे इनका बयानिया इनके अपने खानदान के लोग नहीं खरीद रहे, तो बाकी लोगों ने कहाँ पे खरीदना है? अच्छा ये बताएं, बिलावल जो है मुल्तान जलसे में वीडियो लिंक से खिताब करेंगे, वहाँ नहीं जा सकते, जारी बात उनकी मजबूरी है। अब जब बिलावल भी वहाँ मौजूद नहीं होंगे तो क्या इस बात का फ़ायदा उठाते हुए मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की जलसे में तकरीर करवा सकती है? इसके चांसेस हैं? देखें, नवाज शरीफ मेरा नहीं ख्याल की तकरीर करेंगे। उसकी एक वजह तो ये है कि अगर ये तकरीर करते हैं तो फिर तो रहा साहब ही इनका अखलाकी जो वो है ना वो दिवालिया निकल जाएगा। रही सही भी इनकी कोई अखलाकी अगर साहब को बच गई है ना इनके मुताबिक, वो भी नहीं रहेगी। मुझे बताएं, जिस बेटे की माँ चली जाए, इस दुनिया में सबसे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है किसी के लिए? कि माँ चली जाए। क्योंकि इस दुनिया में माँ से ज़्यादा मुखलिस कोई रिश्ते ही नहीं है। जिसकी माँ इस दुनिया से चली गई है, जिसकी वजह से आप दुनिया में, अगर वो माँ ना होती आप कैसे होते? और वो अगर उसके बाद भी वो सियासत करता है, उसके बाद भी वो तकरीर करता है, तो रही से, इसलिए एक तो ये वजह है। और बिलावल के ना जाने से जलसे पे फ़र्क ये पड़ेगा कि पीपल्स पार्टी के जनूबी पंजाब से लोग ना होने के बराबर आएंगे। लोग क्यों जाते हैं सियासी जलसों में भाई? इसलिए जाते हैं ना कि लीडरशिप को मुंह दिखाने के लिए, उनके सामने हाजिरी लगवाने के लिए, भाई हमें टिकट मिलेगा, वो देखेंगे हम आए हैं, ये वो सारा कुछ उनको मिलने के लिए। जब उनकी लीडरशिप भी नहीं जाएगी, मकामी सतह की, जो उनकी सूबाई सतह की जो उनके लोग हैं वही नहीं जाएंगे, तो कारकुन कहाँ से जाएंगे? बेचारे कारकुन जाते हैं, उन पे मुझे बड़ा दुख होता है, बड़ा अफसोस होता है। कल भी मैं प्रोग्राम में जिक्र करी थी कि कोरोना के लिए अपने लिए बड़ी एहतियाती तदाबीर सबको पता है, लेकिन जब वो बेचारे लोग जो आते हैं, कारकुनान आते हैं, गरीब आते हैं, वो कोरोना लेके चले जाए, खुदा ना खासा को मरेगा तो इनका तो नहीं मरेगा, किसी और का मर जाएगा। बिल्कुल। अब वो जो लोग हैं कारकुनान है, कल भी मैं बात करी थी कि अगर कोई कारकुन जाता है वो सिर्फ एक नंबर होंगे, यानी हज़ारों में तादाद थी या लाखों में तादाद थी, उनमें बेचारे कितने गरीब होंगे जो हज़ारों में शामिल थे। ना उनको स्टेज पे बैठे हुए लोगों ने पहचानना है, ना नीचे वाले लोगों ने उनकी कोई कदर करनी, ना उनको अप्रिसिएशन देनी। बिल्कुल। आप क्या फ़ायदा उस बेचारे गरीब को वहाँ आने का? आप देखें ना, वाज़े तौर पे कल जलसे में बगैर कोविड के टेस्ट के लोग आएंगे, लेकिन आज बख्तावर की मंगनी में कोविड के टेस्ट थे। ठीक है, अच्छा, ये खुद जो है वो एहतियाती तदाबीर और सारा कुछ, सैनिटाइज़र इनके पास महंगे होंगे, बार बार इस्तेमाल कर रहे होंगे, सारा कुछ वहाँ पे लोगों में ये चीज़ें नहीं देखी, लोगों को भी ये चीज़ें समझनी चाहिए। और एक और चीज़ आप आखिरी ये देखें कि बख्तावर की मंगनी थी, मियाँ साहब की वालदा फौत हुई। ये आजकल मरियम और बिलावल भाई बहन है ना, बिलावल भाई वो कहती हैं, बिलावल भाई ने मरियम की दादी के फौत होने पे और आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ भाई की वालदा के फौत होने पे
इन्होंने अपने घर का नाच गाने का फंक्शन नहीं रोका। बिल्कुल। अच्छा, जैसे पीडीएम की रहनुमाओं को ये कोरोना हो रहा है तो ये मरियम का भी टेस्ट होना चाहिए, मरियम को भी कोरोना हो सकता है? ये तो आज मैं सुन रहा था फैजुल हसन चौहान साहब का, वो कहते हैं क्योंकि ये नेक्स्ट टू बिलावल बैठी थी। बिल्कुल, मतलब हो सकता है ना, खुदा ना खास्ता। तो इसलिए इनको भी टेस्ट कराना चाहिए, लेकिन ये अब उनका इख्तियार है। जिस तरह वो नाम के बारे में अपनी कहती हैं कि मुझे मरियम सफदर नहीं मरियम नवाज़ कहा करें, तो ये भी उनका अपना इख्तियार है, इस्तेहकाक है कि वो टेस्ट कराना चाहती हैं तो कराएं, नहीं कराना चाहती तो ज़बरदस्ती तो नहीं हो सकता। वैसे लाइटर नोट पे कहना चाहिए खुदा ना खास्ता को कोरोना होता है तो फिर कोरोना का क्या होगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया से मौजूद थे। इसी के साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआ में याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।